काशिफ़ सर, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है सर अभी तक। मेरे सीनियर्स कुछ और बोल रहे हैं, बट मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं कि मॉक्स देने कैसे हैं। सर, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज़। हाँ, हाँ, कैसे भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लो, मैं आंसर कर दूँगा। When is the right time to start taking tests for exams? यार इसका आंसर है फ्रॉम डे वन। जिस दिन से तुम पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा एक चैप्टर भी हो जाए ना, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि टेस्ट से यूज टू तुम्हें होना पड़ेगा। तुम्हें एक साल के अंदर तुम्हें नहीं पता है कितने ज्यादा टेस्ट देने हैं। कई बार माइनर टेस्ट होंगे, कई बार मेजर टेस्ट होंगे, कई बार मॉक टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट होंगे। तो इससे यूज टू तुम्हें होना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर होता है, मान लो वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का, व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट का जिसके लिए तुम एग्जाम दे रहे हो, डे वन से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इस बात का इंतजार मत करो कि मेरे 3 चैप्टर्स हो जाएंगे या 6 चैप्टर्स हो जाएंगे या मेरे एटलीस्ट 80% सिलेबस कवर हो जाएंगे तब मैं टेस्ट दूंगा। तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, तब तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आज से ही टेस्ट स्टार्ट करो, डे वन से ही टेस्ट स्टार्ट करो। एक चैप्टर का ही सही स्टार्ट तो करो। How can I improve my accuracy and speed in mock tests? इस क्वेश्चन का आंसर ना इसी के क्वेश्चन में है। एक्चुअली एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको 2 चीजें करनी है। पहला तो टेस्ट देना है। टेस्ट को टेस्ट के द्वारा ही सीखा जाता है। तुम जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी गलतियां करोगे, और अपने गलतियों पे काम करके जब वापस से टेस्ट दोगे तो वो चीजें अपने आप ठीक होंगी और स्मूथ होंगी। तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। दूसरी चीज स्पीड के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई डीपीपी मिलती है, मान लो आपको 30 क्वेश्चन की डीपीपी मिली, तो उस 30 क्वेश्चन को कोशिश करो 40-45 मिनट के अंदर में सॉल्व करो। जब एक टाइम बॉन्डेड डिस्कशन होता है, जब एक टाइम बॉन्डेड वे में असाइनमेंट को तुम सॉल्व करते हो, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ती है। और कोशिश करो आंसर कीज पहले नहीं देखने का। मतलब किसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया एंड देन आफ्टर एक कंक्लूजन पे आ गया कि यार इसका आंसर बी ही होने वाला है। नाउ चेक करो बी है कि नहीं। बी है तो तुम्हें एक्सपीरियंस गेन हुआ, और बी अगर नहीं है तो सोचो क्यों नहीं है। तो इससे तुम्हारी एक्यूरेसी का एक प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज होगी और टाइमिंग भी तुम्हारी ठीक होगी। ठीक है। Why do I score well in practice but underperform in the actual test? देखो किसी डीपीपी शीट को करना, असाइनमेंट को करना या प्रैक्टिस करना और टेस्ट में बैठ के उसी चीज को देना, दोनों के बीच में ना वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर एक प्राइम डिफरेंस होता है स्ट्रेस फैक्टर। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, जब हम टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक डर रहता है कि अगर मेरे इतने नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, अगर मैंने सिली मिस्टेक्स कर दिया तो क्या होगा, इतने कम टाइम के अंदर मेरे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगर वो छूट गए तो क्या इजी क्वेश्चन छूट जाए तो क्या होगा, या मैंने कोई डिफिकल्ट ट्राई नहीं किया, मेरी रैंक कैसी बनेगी, एंड सो ऑन सो ऑन। ये मल्टीपल चीजें, एक तरह का आपका कैओस पूरे माइंड के अंदर जब चलता रहेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम घर पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, नॉर्मल डीपीपीज और शीट्स वाले, तो ये सारी तरह तरह की चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही होती है। तुम टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दे रहे होते हो, डीपीपी डिस्कशंस कर रहे होते हो, घर पे सॉल्व कर रहे होते हो। तो कोशिश करो कि जो टेस्ट का इन्वायरमेंट है और घर पे सॉल्व करने का इन्वायरमेंट है, दोनों सेम पेज पे हो, दोनों सिंक हो, तो ऑब्वियसली तुम देखोगे कि जो अंडर परफॉर्म वाली बात है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो घर पे जैसा तुम माहौल में एक मतलब डीपीपी को, शीट को कर रहे हो, असाइनमेंट्स को कर रहे हो, सेम उसी माहौल को, उसी माइंडसेट को इंप्लीमेंट करना है टेस्ट में भी। दोनों तो एक ही चीज है। इतना अगर तुम सोच के बैठोगे एग्जाम देने के लिए कि नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, गलती हो गई तो क्या होगा, तो कभी भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मुक्त दिमाग के साथ सारा टेंशन छोड़ दो, शांत दिमाग के साथ टेस्ट दो, आई एम श्योर बढ़िया करोगे। How should I analyze my mock tests effectively? मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सबको करना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें क्या गलतियां थी और हमें कितना काम करना है, राइट। तो 2 बातें हैं। जब तुम मॉक टेस्ट देने जाओ तो टेस्ट से पहले ये तुम अश्योर करो कि तुमने उतना हर एक चीज जो टेस्ट के अंदर है अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कई बार क्या होता है, हम फॉर्मेलिटी के लिए जाके टेस्ट में बैठ जाते हैं और फिर डिमोटिवेट हुए पड़ते हैं। तो पहली चीज तो ये करनी है, मैं इसको बोलता हूं प्री टेस्ट प्लानिंग। देन आफ्टर होता है पोस्ट एनालिसिस। जब तुमने टेस्ट दिया सेम डे, मैं तो बोलता हूं कि टेस्ट देने के कुछ घंटे के बाद ही तुम चेक करो कि कहां कहां गलतियां रह गई, कौन सी चीज छूट गई तुम्हारी, किस चीज को तुम पढ़ के नहीं गए थे जिससे क्वेश्चन आ गया, किस चीज को तुम पढ़ के गए थे उससे कैसे क्वेश्चन आए। ये जब चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर ना पूरी तरीके से प्रोसेस होती है ना, तो आने वाले टेस्ट पे इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर तुमने अच्छी तरीके से इसको कर लिया ना, तो यकीन मानो तुम्हें मजा आ जाता है इन चीजों में। मतलब लगता है यार बहुत सही, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, एनालिसिस जरूर करना है। How frequently should I take tests during the preparation?
हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, स्टार्टिंग का जो मंथ होता है ना, जो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स होते हैं, वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज होता है, तो बहुत ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम 15 डेज में भी एक टेस्ट दे रहे हो तो चलेगा, पर एग्जाम से 4 to 5 मंथ पहले तुम्हें टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। मतलब तुम्हें मंथ में 3 से 4 टेस्ट तो देने चाहिए, और एग्जाम से मान के चलो 45 डेज पहले तुम्हें कोशिश करनी है कि एक महीने के अंदर या एक वीक मैं मान के चलूं तो एक हफ्ते के अंदर तुम्हें कम से कम 2 टेस्ट तो लगा लेने हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आती जाएगी आपको बढ़ानी है। अभी बहुत ज्यादा टेस्ट देना नहीं है, मतलब कम से कम कोशिश करो कि 15 दिनों में एक टेस्ट दिया जाए। एग्जाम क्लोज जैसे आएगा वैसे वैसे मॉक टेस्ट भी बढ़ेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट भी बढ़ेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। What is the ideal strategy to attempt the paper? Subject-wise? वेल, इस पे मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं ये मानता हूं कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा इजी है, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, स्टार्ट वहीं से करो। क्योंकि तुम देखो, जब कोई बैट्समैन क्रीज पे नया नया आता है तो वो स्टार्टिंग में पहले कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। 1 रन लेगा, 2 रन लेगा, जब उसकी नजरें जम जाती हैं तो फिर बाउंड्री पे बाउंड्री मारता है, चौके छक्के लगते रहते हैं। ऐसे ही एक बच्चा होता है, जब एग्जाम में तुम बैठो, कोशिश करो जो तुम्हारा कंफर्ट पेपर है, मे बी तुम्हारा मान के चल दो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। देन जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है कोशिश करो उसको लास्ट में आने का, क्योंकि कंफर्ट वाले पार्ट को तुम जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो और बचे हुए टाइम पे तुम अपना 100% डिफिकल्ट के लिए दे सकते हो। एक आइडियल स्ट्रेटजी में बताऊं तो तुम ये वेरी कर सकता है हालांकि, पर मेरी प्रायोरिटी होती है कि तुम पहले केमिस्ट्री करो, देन आफ्टर फिजिक्स करो, देन आफ्टर मैथमेटिक्स करो। मैथ्स लास्ट में करना बेटर होता है। How can I stay calm and focused during the 3-hour paper? वेल, इसका आंसर है कि आदत लगेगी तुम्हें। ये एकाएक तुम्हारे अंदर नहीं आने वाला। तुम सोच रहे हो कि मैं पहले टेस्ट से ही एकदम काम हो जाऊंगा, एकदम कहते ना, एकदम मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ टाइप की बैटिंग कर रहा होऊंगा 3 घंटे में। ऐसा नहीं होएगा। इट विल टेक टाइम। टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, यूज टू हो जाओ, तुम्हें खुद पता चलेंगी कि क्या चीजें तुम्हारे ऊपर काम करती है। मे बी कोई पानी पी के खुद को शांत रखता है, कोई अपने आप को फोकस रख के, अपने गोल को दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि पेपर देने में इतने घुस जाते हैं कि उनका दिमाग उसी में फोकस होता है और कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते ही नहीं है। तो कूल एंड काम रहने के लिए मैं बस यही आपको मंत्र बताऊंगा कि आप पे जो काम कर रहा है आपके घर वाले टेस्ट में, आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट करो रियल एग्जाम में, कूल एंड काम रहोगे। इसकी कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। किसी पे कुछ काम करता है, किसी पे कुछ काम करता है। आप पे क्या काम करता है आप देखो। आपने तो इतने सारे टेस्ट दिए ना, ऑब्वियसली 3 घंटे के पेपर में जो चीजें आप पे काम करती हैं उसको अपने साथ लेके चलो और शांति से पेपर दो। What should I do in the last 10 to 15 minutes of the exam? वाह, वेल, बहुत बढ़िया बात। देखो, पेपर अगर 3 घंटे का है तो तुम मान के चलो कि पेपर तुम्हारे लिए 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट का ही है। लास्ट के 15 से 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट में कोशिश करो जितनी चीजें तुमने करी हैं प्रॉपर वे में करी कि नहीं करी। तुमने सारी चीजें टिक करी हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, या किसी क्वेश्चन को तुमने रिव्यू के लिए रखा है। मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या कोई बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, या मैथ का कोई क्वेश्चन है, या फिजिक्स का कुछ ऐसा न्यूमेरिकल है जो टाइम ले रहा था पर तुमने उस टाइम छोड़ दिया था, उसको करना है। तो जो छोटे छोटी चीजें होती है ना, जैसे जब हम एक दीवार को प्लेन करते हैं सीमेंट डाल के, तो प्लास्टर करते हैं। जब हम प्लास्टर करते हैं तो कैसे उसको चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। तो पेपर का जो स्मूथनिंग का काम होता है ना, वो लास्ट के 10 से 15 मिनट के अंदर ही होता है। तो लास्ट 10 to 15 मिनट में जो छोटी छोटी चीजें हैं जो 2-2.5 घंटे के अंदर किसी तरह से रह गई हैं, कुछ बेसिक सी चीजें छूट गई हैं, उसको एक बार देख लो और पेपर को एकदम स्मूथ रखो। किसी भी तरह का किसी भी जगह डाउट नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो छोड़ना है, और किसी क्वेश्चन को बना लिया है तो टिक किया है तो टिक किया है। इधर 1 और 0 वाला केस होना चाहिए, बीच में फ्लक्चुएट नहीं करना आपको, ठीक है। How can I avoid negative marking in the test? देखो, नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर पाना थ्योरेटिकली तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूं, तुम कितने भी कॉन्फिडेंट हो, किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूटेगा, ये तुम लेके चलो। होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरे से कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। जी नहीं, नेगेटिव किसी से भी हो सकता है। किसी को नहीं पता पेपर में कौन सी सिली मिस्टेक आपसे हो जाएगी, या पेपर सेटर ने किसी क्वेश्चन को ऐसा घुमा दिया है जहां पे तुम गलती कर रहे हो।
सो मैं बोलूंगा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहते हो तो 3 चीजें हैं। पहली चीज नंबर ऑफ टेस्ट, तुमने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं जिसका एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ चल रहा है तो नेगेटिव मार्किंग कम होगी। दूसरी चीज होता है कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए ऑलवेज। अगर किसी चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो पूरे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहा हूं कि भाई ये चीज मैं पढ़ के गया, मैं इस चीज को कर सकता हूं। मान लो एक क्वेश्चन लेट अस से, मान लो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्वेश्चन आया है बेसिक स्ट्रेंथ का, तुम्हें पता है मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ आती है तो बनना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस वाला चीज मत ले लो अपने अंदर। नेगेटिव मार्किंग अगर रोकना चाहते हो, बच्चे कई बार क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे ये चीज तो बहुत इजी है, मेरे 50 क्वेश्चन में डीपीपी में सारे के सारे सही किए थे, ये क्यों नहीं बनेगी। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में ना बड़ी पतली सी बारीक सी लाइन है, ये तुम्हें समझना है। तुम अगर इसको समझ गए ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यकीन मानो मेरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट रहते हुए ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना है। तुम अगर ये सीख गए ना, यकीन मानो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, बड़ी मजे की बात बोली, बड़ी सीक्रेट मंत्र थी ये। Should I skip tough questions instantly or try solving them partially? यार देखो, इस पे मेरा ऐसा ओपिनियन है, मैंने कई सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया है, सिंगल डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले। मैंने पर्सनली उनसे कई बार इंटरव्यू में भी इसी सेम चीज को पूछा है कि तुमने टफ क्वेश्चंस के लिए क्या करा। तो ज्यादातर आंसर ये है कि सर टफ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन भी उतने ही नंबर दिलाता है जितने टफ क्वेश्चन दिलाता है। तो क्या उसको कभी नहीं किए? नहीं सर, किए, लास्ट में किए। मान लो कि तुम्हारे पास एक पीएनसी का मैथ का क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अगर तुम उसमें घुस के 15 से 20 मिनट अगर तुमने लगा दिए, मैं तो बहुत बोल रहा हूँ, एडवांस में लोग 10-10, 15-15 मिनट लगा देते हैं एक क्वेश्चन में, और मेंस में अगर तुमने किसी में 4 से 5 मिनट दे दिए तो बहुत ज्यादा टाइम है जेईई मेंस में ये। तो तुम्हें कोशिश करनी है जो बहुत डिफिकल्ट है लास्ट में करेंगे ना भाई, नंबर तो सेम ही दे रहा है ना, तो क्यों इतनी हड़बड़ी मची हुई है, बाद में कर लेंगे उसको। तो टफ क्वेश्चन को छोड़ दो, पार्शियली करने का भी जरूरत नहीं है, मैं तो बोलूंगा पूरी तरीके से छोड़ दो। पढ़ो, वाइब आ गया, ये मुश्किल और लेंथी कैलकुलेटिव सवाल है, लास्ट में करेंगे। इजी जो बनने वाला है उसको बनाएंगे। नंबर जब सेम ही दे रहा है तो अपना कॉमन सेंस भी तो यूज करना है, तो कोशिश करो लास्ट में बनाने का, पर बनाने का ट्राई जरूर एक बार देने का, देख के ही सिर्फ छोड़ देने का मैं इसके बहुत फेवर में नहीं हूं। ओके, मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखो, कंक्लूड 3 चीजों से मैं करूंगा। सबसे पहला, तुम इस वीडियो को जब से देख रहे हो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, सोचो मत, बस टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट से घबराना नहीं है उसके रिजल्ट से। मतलब घबराने से क्या मतलब है हमारा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट दिया, नंबर नहीं बन रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी होकर डिमोटिवेटेड हो गए। जी नहीं, टेस्ट में कई बार नंबर नहीं बनेंगे, पर उन्हीं गलतियों से तो तुम सीखते हो। और तीसरी चीज, कॉन्फिडेंट रहना है। अगर जब भी टेस्ट देना है, मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, पर ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं होगा, उल्टा नेगेटिविटी तुम्हारे अराउंड घूमेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।